मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टूडेंट। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, इससे आने वाले नए अपलोड होने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके, आप उनका लाभ उठा सके। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का डिस्कशन करें। सबसे पहले आज की क्लास का टॉपिक होगा स्टूडेंट अपना आवेशित चालक की सतह पर बल, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। कोई भी आवेशित चालक किसी भी आकृति का हो तो उस आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल कितना होगा, उसका आकलन यहाँ पर करने वाले स्टूडेंट। अपन चालक की आकृति कैसी भी हो सकती है, उसको आवेश कितना भी दिया जा सकता है, उसको आवेश कैसे भी स्थानांतरित किया जा सकता है, उस पर आवेश उपस्थित होना चाहिए, चालक आवेशित होना चाहिए। यदि आवेशित चालक की सतह को पर बल आरोपित हो रहा है तो वो बल कितना होगा, उसका आकलन आज की क्लास में स्टूडेंट प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आवेशित चालक की सतह पर बल कितना होगा इसकी बात करें। टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अपन क्या पढ़ने वाले हैं, दिमाग में एक रूपरेखा बनाइए कि अपन इस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास का टॉपिक अपनाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन किसी चालक की बात करें। कोई भी ऐसा चालक जिसको यदि अपन आवेश दे रहे हैं तो चालक को यदि आवेश दिया जाएगा तो वो आवेश कभी चालक के अंदर नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चालक को आवेश दिया जा रहा है तो वह आवेश उस चालक के अंदर प्रतिकर्षित होकर कहाँ पहुंचेगा, उस चालक के पृष्ठ पर पहुंचेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर चालक को दिया गया आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। कोई भी किसी भी आकृति का यदि चालक होगा तो उसको आवेशित किया गया है। यदि उसको आवेशित किया गया है तो वह आवेश कहाँ हो रहा है, वह आवेश उस चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। सही है स्टूडेंट। तो मान लो यहाँ पर अपने पास एक अनियमित आकृति का चालक है। उस चालक को यदि अपन आवेश दे रहे हैं, मान लो क्यू आवेश देने पर वह आवेश उस चालक के सतह पर या उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पर बात करें अपन बल की, तो यहाँ पर यदि अपन उस चालक के पृष्ठ के किसी अल्पांश की बात करें, किसी भी अल्पांश में कुछ ना कुछ आवेश उपस्थित होगा। तो यदि अपन उस अल्पांश आवेश की बात करें तो उस चालक के पृष्ठ का प्रत्येक अल्पांश जिसमें कुछ आवेश उपस्थित है, उस आवेश के कारण वह उस चालक के शेष भाग पर या फिर उस चालक के जो अन्य अल्पांश है उन अन्य अल्पांशों पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। समझ गए स्टूडेंट? मतलब चालक के एक अल्पांश का आवेश चालक के दूसरे अल्पांश के आवेश पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। क्लियर है ना? प्रत्येक अल्पांशों द्वारा चालक के किसी विशेष अल्पांश पर लगने वाले बलों का सदिश योग जो है वो उस पृष्ठ पर एक परिणामी बल उत्पन्न करता है। कहने का मतलब कोई भी चालक आवेशित होगा तो उस आवेशित चालक की सतह पर हमेशा परिणामी बल उत्पन्न होगा। अब वो बल कितना होगा वो ज्ञात करें यहाँ पर। तो उसे ज्ञात करने के लिए क्या करें, अपन एक चालक लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर अपने पास एक आवेशित चालक है। मान लो ये इस प्रकार की आकृति का, किसी भी आकृति का ले सकते हैं स्टूडेंट। अपन गोलाकार आकृति भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं आकृति इसकी ऐसी ली जाए, कैसी भी आकृति ली जा सकती है। मैं यहाँ पर एक अनियमित आकृति का ले रहा हूँ, या ये मानो कि परवलयाकार आकृति का लगभग मैं एक आवेशित चालक ले रहा हूँ। यदि इस चालक को अपन आवेश देते हैं, मान लो मैंने इस चालक को क्यू आवेश दिया है, तो क्यू आवेश देंगे तो क्या होगा, वो आवेश इस चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा। जो क्यू आवेश अपन ने चालक को दिया है वो क्यू आवेश इस चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा स्टूडेंट। सही है। अब यहां पर इस चालक का एक अल्पांश लेते हैं स्टूडेंट। अपन ने इस चालक का एक अल्पांश लिया है, ये मान लो इस अल्पांश को अपन ने ए बी नाम दे दिया। सही है। और इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने ds मान लिया। क्लियर है? इसके साथ ही यहाँ पर इस अल्पांश में उपस्थित आवेश की जो मात्रा है वो भी अपन ने मान ली कितनी है, dq है। सही है। अब यहाँ पर इस चालक का जो शेष पृष्ठ है वो a, यहाँ पर बिंदु C दर्शा दो तो ACB इसका शेष पृष्ठ रहेगा और AB इसका ये अल्पांश पृष्ठ अपन ने लिया है। सही है। अब यहाँ पर यदि अपन इस चालक के अंदर और बाहर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की बात करें
मान लो मैंने ये दो बिंदु लिए इस चालक के, एक बिंदु बाहर है और एक बिंदु इस चालक के अंदर। मान लो एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु अपन ने Q ले लिया। आगे बात समझ में, दो बिंदु लिए हैं, इन बिंदुओं पर यदि अपन उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की बात करें सबसे पहले, सही है, यहां पर इस अल्पांश AB के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो E1 मान ले, और शेष अल्पांश जो ACB है उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान अपन E2 मान ले, सही है। अब यहां पर बात करें अपन चालक के समीप स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, तो चालक के समीप विद्युत क्षेत्र, यदि अपन बिंदु P की बात करें तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान EP बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा यहां पर इस चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, सही है। यदि अपन बिंदु Q की बात करें तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर इस बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र 0 है और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सही है। इसी लेसन के अंतर्गत अपन ने गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत पढ़ा है, चालक के समीप आवेशित फलक के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये आवेशित चालक है, इसके समीप स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, सही है। अब यहाँ पर AB और ACB के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों की बात करें, AB के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 अपन ने माना है जो इस बिंदु P से दूर की ओर, सही है। इसी प्रकार बात करें ACB अल्पांश पर जो उपस्थित आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर वो भी दूर की ओर होगा, धनात्मक आवेश है, तो यहाँ पर E1 और E2 दोनों समान दिशा में है। लेकिन यदि अपन बिंदु Q की बात करें तो AB अल्पांश है, इस अल्पांश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E1 इससे दूर की ओर, ठीक है। दूसरा अल्पांश ACB है, ACB के कारण यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 ये भी दूर की ओर होगा। लेकिन यहाँ पर देखो बिंदु Q पर E1 और E2 की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है, और बिंदु P पर E1 और E2 की जो दिशा है वो एक समान है, सही है। तो यहाँ पर बिंदु, इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना स्टूडेंट, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा EP, परिणामी अपन ने माना है जो क्या होगा E1 प्लस E2, सही है, क्योंकि यहां पर E1 और E2 दोनों समान दिशा में। बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र EQ, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, E1 माइनस E2, क्योंकि यहां पर बिंदु Q पर यदि देखा जाए तो बिंदु Q पर E1 और E2 की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है स्टूडेंट, तो EQ बराबर E1 माइनस E2, सही है। अब अपने पास EP का एक मान ये है, EQ का एक मान ये है, इसी प्रकार EP और EQ के एक एक मान ये भी है, तुलना कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर समीकरण 2 और 4 की तुलना करें तो समीकरण 2 व 4 से क्या मिल रहा है स्टूडेंट अपने को, 2 व 4 से मिल रहा है E1 माइनस E2 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, E1 बराबर अपने को क्या मिल रहा है, E2 मिल रहा है, सही है। अब इसके बाद में समीकरण 1 और 3 से देखें, समीकरण 1 व 3 से क्या मिल रहा है स्टूडेंट अपने को, E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
लेकिन यहां पर देखो स्टूडेंट E1 और E2 का परिमाण क्या है, बराबर है। ये मान यदि यहां पर रखा जाए तो E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड। सही है। इसका मतलब यहां पर E2 बराबर अपने को क्या मिला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड, या फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर अपने को मिल गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड। सही है स्टूडेंट। अर्थात यहां पर इस आवेशित चालक के कारण इसके समीप स्थित किसी बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उस परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान अपने को ये मिल रहा है। आगे बात समझ में। परिणामी विद्युत क्षेत्र अपने पास ये अपने को ज्ञात करना है, यहाँ पर आवेशित चालक की सतह पर बल का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड। इस आवेशित चालक के अंदर स्थित बिंदुओं की अपन बात करें तो अंदर स्थित बिंदुओं पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान अपन ने ज्ञात कर लिया बिंदु P के लिए। सही है। अब देखो यहाँ पर इस आवेशित चालक में उपस्थित आवेश अपन ने कितना माना है, आवेशित चालक की जो अल्पांश लिया है, अल्पांश मान लो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, माना अल्पांश AB में dq आवेश है। कितना आवेश माना, dq। सही है। तो यहां पर इस आवेश के कारण बल, dq आवेश के कारण अपन ने बल मान लिया F बराबर E dq। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से F बराबर q ही होता है, तो उसी परिमाण से यहाँ पर dF बराबर E इंटू dq। तो यहाँ पर स्टूडेंट dF E का मान क्या है अपने पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड, और यहाँ पर dq के स्थान पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश बटेवे क्षेत्रफल, आवेश बटेवे क्षेत्रफल, पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा के अनुसार। तो dq अपॉन ds, अर्थात यहां से भी अपन dq का मान निकाले तो क्या मिल रहा है, dq के स्थान पर सिग्मा ds मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर df बराबर अपने को क्या मिल गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड इनटू ds। यहां देखो यहां पर विद्युत क्षेत्र E बराबर अपन ने क्या लिखा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड। सही है। तो यहां से सिग्मा बराबर क्या मिल जाएगा अपने को, 2 एप्सिलॉन नोड इनटू E। ये सिग्मा का मान यहां पर पुट करें तो dF बराबर क्या मिल गया अपने को, 2 एप्सिलॉन नोड E का होल स्क्वायर बटे में 2 एप्सिलॉन नोड इनटू ds। तो यहां से dF बराबर अपने को क्या मिल गया, स्क्वायर करें यहाँ पर तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नोड 2 दूना 4। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर अपन बिंदु P की बात कर रहे थे। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड। तो सिग्मा बराबर क्या मिल गया अपने को, एप्सिलॉन नोड इनटू E। एप्सिलॉन नोड इनटू E मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या मिल गया स्टूडेंट अपने को, यहाँ पर मिल गया 1/2। ये तो है ही, एक एप्सिलॉन नोड से एक एप्सिलॉन नोड कैंसिल हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नोड E स्क्वायर ds। अर्थात dF का एक मान अपने को ये मिल गया, dF का एक मान अपने पास ये था। समझ गए। पर यहाँ पर इस अल्पांश के कारण इस ACB पृष्ठ पर लगने वाला जो बल है वो ये है। तो संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल, संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला परिणामी बल, संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला परिणामी बल F बराबर समाकलन, एक मान तो ये है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड ds, और दूसरा मान इसका क्या है, F बराबर, या ये भी लिखा जा सकता है समाकलन 1/2 एप्सिलॉन नोड E स्क्वायर ds। एक मान ये भी लिखा जा सकता है।
अर्थात यहाँ पर इस आवेशित चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला जो बल है वो ये है। अब यहाँ पर इस चालक के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की अपन बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस चालक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अपन ने लिया है। अब यहाँ पर इसके एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो किसी चालक के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगने वाला जो परिणामी विद्युत बल है उसे विद्युत दाब कहा गया। अगर विद्युत दाब को परिभाषित कीजिए, विद्युत दाब क्या होता है जिसकी बात करें, तो विद्युत दाब क्या है, किसी आवेशित चालक की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल को विद्युत दाब कहते हैं। तो यहां पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला बल या विद्युत दाब, ये विद्युत दाब कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इस विद्युत दाब का मान हो जाएगा P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड, ये 1/2 एप्सिलॉन नोड E स्क्वायर। तो टॉपिक था अपना आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल। कोई भी आवेशित चालक है, उस आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल क्या होगा वो अपन ने यहाँ पर ज्ञात किया अल्पांश के लिए, अल्पांश के लिए ज्ञात किया, फिर अपने संपूर्ण पृष्ठ के लिए ज्ञात किया। उस संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो परिणामी विद्युत बल है, उस परिणामी विद्युत बल के ये दो मान अपने निकाले, F बराबर समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड इनटू ds, और ये फिर F बराबर समाकलन 1/2 एप्सिलॉन नोड E स्क्वायर ds। ये आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला क्या है, बल है, जिसे विद्युत बल भी कहा जा सकता है। सही है। अब यहाँ पर उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की बात करें, जिसे अपन विद्युत दाब करें, तो इस आवेशित चालक के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो विद्युत बल है, उस विद्युत बल को अपन विद्युत दाब कह सकते हैं। और यहाँ पर इस विद्युत दाब का मान P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड या फिर 1/2 एप्सिलॉन नोड E स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आज की क्लास का टॉपिक था स्टूडेंट अपना आवेशित चालक की सतह पर लगने वाले विद्युत बल का मान कितना होगा, ये अपने ज्ञात किया। आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको डाउट हो स्टूडेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर शेयर कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा आपको। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट टॉपिक इतना ही था आपका। थैंक यू स्टूडेंट।